तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कई लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम फिश किंग होता है। वो अपने नाम से ज्यादा अपने टाइटल से जाना जाता है। उसका नाम फिश किंग डैन वुसेंग है। वो अपने बाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे ऊपर एक रहस्यमय समूह ने घात लगाकर हमला किया है, लेकिन ये लोग मेरे लिए परेशानी नहीं थे। लेकिन इनके ये दो साथी मुझे नौसिखिए नहीं लगते। इन्हें देखने से ही लगता है कि ये दोनों शक्तिशाली है, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं? चलो ये बातों को छोड़ो, अब लड़ाई का वक्त है। इतना कहते ही वो एक मरे हुए आदमी को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तभी वो दोनों में से एक अपनी तलवार को निकालकर उस आदमी के दो टुकड़े कर देता है। यह देखकर फिश किंग सोचते हुए कहता है, उसने बिना कुछ सोचे अपने साथी के दो टुकड़े कर दिए। फिश किंग उसकी तलवार का सिंबल और उसकी क्रुएलिटी को देखकर उन दोनों से कहता है, तुम लोग जरूर ही डिमोनिक फिक्शन से हो, क्यों? सही कहा ना? वो तलवार वाला आदमी कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ फिश किंग, तुम इतनी देर तक लड़ते रहे, तुम अपने टाइटल के हकदार हो। फिश किंग कहता है, ये सब बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 अटैक में ही मार डालूंगा। तलवार वाला आदमी कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तो चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। यह कहकर अपनी तलवार से वो अटैक कर देता है। फिश किंग उसके अटैक से बचते हुए अपने फिश में पावर जनरेट करके उसके पेट में अटैक कर देता है। तलवार वाला आदमी कहता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसका इतना कहते ही फिश किंग उसके ऊपर मुक्के की बरसात कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने मुक्के मारने के बाद फिश किंग कहता है, मैं इसके वीक पॉइंट पे हमला नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। इतना कहते ही वो दूसरे आदमी की तरफ देखता है तो उसने अपने थ्रेस से फिश किंग के हाथों को पकड़ लिया था। फिश किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसने ये कब किया? तभी वो तलवार वाला आदमी अपनी तलवार को फिश किंग की छाती में घुसाते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है। तभी फिश किंग अपनी पूरी ताकत से उन थ्रेड को तोड़ते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक चूक जाता है। वो तलवार वाला आदमी उसके लास्ट अटैक का इम्पैक्ट देखते हुए कहता है, तुम सच में अपने टाइटल के हकदार थे। तभी वो दूसरा वाला आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है, ये खतरनाक हो सकता था। वो तलवार वाला आदमी कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा धन्यवाद। तलवार वाला आदमी फिश किंग के शरीर के पास जाते हुए कहता है, किसे पता था कि तुम ऐसे मारे जाओगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि फिश किंग अभी भी मरा नहीं था। वो अपनी सारी ताकत लगाकर एक लास्ट अटैक करता है और अपने मन में कहता है, मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ रही है, मुझे लगता है कि यही मेरा अंत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसे एक बार और मार पाता। तभी हमें बताया जाता है कि फिश किंग मारा गया है डिमोनिक फ्रिक्शन के लोगों के हाथों। तभी हमें एक मेंशन पर बिजली गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने यंग मास्टर को उठा रही थी। तभी एमसी होश में आते हुए कहता है, क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? मेरे गाँव गायब कैसे हो गए? तभी वो लड़की एमसी को पानी के लिए पूछती है। एमसी उसे हाँ कहते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और ये मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही है? तभी एमसी अपने फेस को आईने में देखते हुए शॉक हो जाता है। जो पानी वो पी रहा था उसे बाहर थूकते हुए अपने फेस पर हाथ लगाते हुए कहता है, मेरे चेहरे पर ये मास्क किसने लगाया है? ये किसका चेहरा है? तभी वो लड़की घबराते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी वो लड़की दरवाजा बंद करते हुए कहती है, आज यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होकर वापस हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए आईने में अपना फेस देखते हुए कहता है, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है। वे उसे लेने के लिए बेड पर से उठता है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो उस किताब के पास पहुँचते हुए कहता है, ये शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी हिरन के बच्चे के शरीर में आ चुका हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस किताब में युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के बारे में लिखा हुआ था। एमसी मर्चेंट ग्रुप का नाम देखकर कहता है, मैंने इस मर्चेंट ग्रुप का नाम पहले भी सुना है। ये जिन्हुआ पर्वत के पास बसा हुआ एक व्यापारियों का समूह है। यह एक बहुत बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। मैंने इसके बारे में सुना था, जबकि मेरा मर्चेंट ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था, और अभी मैं जिसके शरीर में हूँ वो इस ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा है, और ये सिर्फ पूरा दिन पैसे उड़ा
गाता, जुआ खेलता और लड़कियों के पीछे घूमता था। ये सब पढ़ने के बाद एमसी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं किस लूजर के शरीर में आ चुका हूँ। ये सब पढ़ के मुझे इतना मालूम चला है कि मुझ पर किसी ने जादू टोना नहीं किया है, न मैंने किसी का मांस पहना है। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तभी एमसी का नाम पुकारते हुए एक आदमी कमरे के अंदर आ जाता है और एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, फर्स्ट यंग मास्टर आपको क्या हुआ है? फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। ये आदमी एक डॉक्टर है। वो एमसी से कहता है, मुझे बताया गया कि आपको कुछ हुआ है। यह सुनते ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एमसी अपने हाथ को उसके हाथ में से छुड़ाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ये सुनकर कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक है। मैंने आपके लिए आपका मनपसंद खाना तैयार करवाया है, उसे अंदर लेकर आओ। इतना सुनते ही दो सर्वेंट खाना लेकर अंदर आ जाते हैं। वह डॉक्टर उस खाने के बारे में बताते हुए कहता है, ये चिकन सूप है, ये आपके शरीर को ताकतवर बनने में मदद करेगा। एमसी उस सूप की तरफ देखते हुए कहता है, ये चिकन सूप जिसे ड्रैगन और फिनिक्स सूप भी कहा जाता है, ये स्वस्थ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन लीजिन जैसे बीमार आदमी के लिए ये सूप किसी जहर से कम नहीं है। और अभी जब इसने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो मेरे पल्स चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा होगा कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूँ। ये आदमी किसी सांप से कम नहीं है। वो डॉक्टर एमसी से कहता है, अगर आप इसे रोज खाओगे तो आप भी ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन में भाग लेने वाले वॉरियर की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तभी एमसी उसे पूछते हुए कहता है, मुझे ये बताओ कि ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन कितने वर्षों से चल रहा है? वो डॉक्टर एमसी से कहता है, मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये 200 सालों से चल रहा है। एमसी उसे कहता है, अच्छा ऐसा है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है तो तुम इस सूप को यहाँ रख के जा सकते हो। डॉक्टर एमसी से कहता है, लेकिन यंग मास्टर। तभी एमसी उसे बाहर निकालते हुए कहता है, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे और सोना है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। अभी एमसी दरवाजा बंद करते हुए सोचता है, ये प्रतियोगिता 200 सालों से चली आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये मेरे लिए अच्छा है। तो वे दोनों भी अभी जिंदा होने चाहिए और मेरे आसपास ये डॉक्टर जैसे लोग भी है जिसे मार खाने की जरूरत है। एमसी अपनी हाथ की स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है, तुम सदे हुए लोग, इस बार मैं तुम्हें एक ही मुक्के में मार डालूंगा। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टेबल पर खाने को दिखाया जाता है। टेबल के बाजू में खड़ी हुई सर्वेंट आपस में बात करते हुए कहती है कि आज फिर से यंग मास्टर इतना सारा खाना खाने वाले हैं। दूसरी सर्वेंट कहती है, हाँ अभी यंग मास्टर का मॉर्निंग वॉक का टाइम पूरा होने ही वाला है। तभी हमें एमसी को उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी अंदर आकर कहता है, ओह तो तुम लोगों ने पहले ही ब्रेकफास्ट को तैयार कर लिया है, तो चलो देखते हैं आज तुम लोगों ने क्या बनाया है। सर्वेंट वहाँ से जाते हुए आपस में बात करते हुए कहती है, यंग मास्टर पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। एमसी अपना ब्रेकफास्ट चालू करता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। यह डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर अंदर आने के लिए एमसी से परमिशन मांगता है। एमसी के परमिशन देते ही वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए दरवाजे के पास खड़ी हुई सर्वेंट को धक्का मारता है। एमसी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये गुस्से में यहाँ पर आया है। डॉक्टर एमसी के पास आते हुए कहता है, तो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो? एमसी उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये मेरे सामने ऐसी एक्टिंग क्यों करता है। क्या मैं इस छोटे से चूहे को अपने जाल में फंसाऊं? यह सोचकर एमसी उसे कहता है, ये क्या है? वो डॉक्टर ये सुनते ही कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? यंग मास्टर चलो ये बातों को जाने दो। मैंने बहुत टाइम से आपसे कोई बात नहीं की है और मैं आपको इसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वजह से मैं आपके पास आ गया हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरा इलाज सफल हुआ है। एमसी कहता है, तो तुम इसे इलाज करना कहते हो जो तुम उस ड्रैगन फिनिक्स सूप को पिलाकर कर रहे थे। ये सुनकर वो डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, यंग मास्टर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ड्रैगन फिनिक्स सूप एक पौष्टिक खाना है। एमसी कहता है, ओ अच्छा, मुझे लगा कि वो जहर है। डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं गोंगसुंग म्यांग आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ। यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। एमसी उसे कहता है, आप यहाँ बिन बुलाए आए हो और अब आप मेरी इजाजत के बिना यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप यहाँ के मालिक हैं? तो मैं कौन हूँ? डॉक्टर घबराते हुए एमसी की तरफ देखता है। एमसी हंसते हुए उसे कहता है, ओह तुम डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे एक लेटर लिखना है, जाओ मेरी टेबल से लिखने का सामान लेके आओ। डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर मैं लेके आता हूँ। अगले सीन में हमें एमसी को डॉक्टर को कहते हुए दिखाया जाता है। एमसी उसे कहता है, जो मैं बोलूँगा वो तुम लेटर में लिखो। डॉक्टर कहता है, तो चलो यंग मास्टर इसे
शुरू करते हैं। एमसी कहता है तो लिखो, यंग मास्टर लीजिन की बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए। इतना लिखते ही डॉक्टर रुक जाता है। एमसी उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया। डॉक्टर एमसी से कहता है, यंग मास्टर आप मुझसे ये क्या लिखवा रहे हो। तभी एमसी अपने हाथ की चॉपस्टिक को डॉक्टर की तरफ जोर से फेंकता है, जिससे डॉक्टर के गले पर एक कट लग जाता है। फिर एमसी कहता है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं पहले वाला लीजिन नहीं हूँ। डॉक्टर घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर आपका मतलब क्या है। एमसी उससे कहता है, तो चलो अब सबसे पहले तुम्हारे उस सूप के बारे में बात करते हैं। वो ड्रैगन फिनिक्स सूप स्वस्थ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे बीमार आदमी के लिए वो किसी जहर से कम नहीं है। और तुम एक डॉक्टर होकर भी तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी। जब तुम चुपके से मेरी पल्स चेक करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे इसका पता नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हारे लाए गए खाने को खाने से मना कर दिया और उसे एक तरफ रख के जाने को कहा। तब तुम मुझे मारने के अपने इंटेंशन को भी छुपा नहीं सके। तो ये सब तुम अकेले तो कर नहीं सकते हो। तो इस लेटर पर उस आदमी का नाम लिखो जिसने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे जैसे आदमी पे शक कैसे कर सकते हो। डॉक्टर अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है, तो तुम्हारे जैसे आदमी के पास भी दिमाग है। एमसी कहता है, तो अब तुमने अपना रियल इंटेंशन शो कर दिया है। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें बिना तकलीफ दिए मारना चाहता था, अब सब सामने आ ही चुका है, तो मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहते ही वो अपने हाथ में से एक सुई को निकालते हुए कहता है, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। इतने में ही एमसी अपने हाथ से उसके सर पर हमला कर देता है और कहता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। एमसी के हमला करने की वजह से वो डॉक्टर वहीं पे मर जाता है। एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, मुझे अपनी ताकत वापस रिकवर करनी होगी। एक बार मैं ऐसा कर लूँ, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे इस डॉक्टर के बारे में पता करना होगा। तभी एमसी को लीजिन की मेमोरी दिखाई देने लगती है। लीजिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट यंग मास्टर था। वो अपने सेकंड ब्रदर जितना स्मार्ट नहीं था और अपने थर्ड ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। वो बस एक लाचार यंग मास्टर था जिसने अपनी कमियों को पैसे से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुआ। जब उसे अपनी गलती के बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे सुधारने के लिए इस विला में भेज दिया गया। मुझे जहाँ तक इसकी मेमोरी से पता चला है, वहाँ तक मेन क्लैन को इस जगह की कोई परवाह नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम यह थी कि मुझे इस बॉडी के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने मटिया आर्ट पर फोकस कर सकता हूँ। अपने पास लाइफ के नॉलेज और कुछ एलिक्सर के साथ मैं कुछ ही समय में मटिया आर्ट के हाई लेवल को अचीव कर लूंगा। लेकिन मैं एलिक्सर को कैसे बाय करूंगा। तभी वो उस रूम में पड़े हुए एक टेबल की तरफ देखता है, तो वहाँ पैसे की पोटली पड़ी हुई थी। वो देखते ही एमसी कहता है, मैं तो भूल ही गया था, अभी मैं जिसके शरीर में हूँ उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी वो उस डॉक्टर की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक आदमी को एमसी के सर्वेंट से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, यंग मास्टर कहाँ पे है, मेरे पास उनके लिए एक लेटर है। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, उसका नाम मॉकिन है और वो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड है। सर्वेंट एक जगह पर इशारा करते हुए कहती है, यंग मास्टर वहाँ पर है। गार्ड उस तरफ देखते ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या यंग मास्टर पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी कहता है, मुझे इस शरीर में आए हुए काफी वक्त हो चुका है। इस बीच मैंने अपने एनर्जी कोर को भी स्टेबल कर लिया है और मैंने अपनी पहले वाली ही मटिया आर्ट को भी सीखना चालू कर दिया है। और मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं बिजली को कंट्रोल कर सकता हूँ। उस टेक्निक के 10 लेवल होते हैं, उसमें से मैं पहले ही चौथे लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अब तक सब सही चल रहा है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। तभी एमसी को कोई पुकारता है। एमसी उस तरफ देखता है तो वही गार्ड होता है। वो गार्ड एमसी से कहता है, आपसे मिले हुए काफी समय हो चुका है यंग मास्टर, मैं आपके लिए मेन क्लैन से एक लेटर लेके आया हूँ। एमसी कहता है, अच्छा चलो तो वो लेटर मुझे दे दो। वो गार्ड अपने मन में सोचता है, क्या ये वही यंग मास्टर है जिसे मैं जानता था। एमसी उसे कहता है, चलो अब लेटर दे भी दो, मेरा हाथ दुखने लगा है। गार्ड एमसी को लेटर देते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर ये रहा लेटर। एमसी लेटर को देखने के बाद कहता है, तो मेरे फादर बीमार हो चुके हैं और वो अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो तुम मुझे बताओ ये कैसे हुआ है। गार्ड
एमसी से कहता है ये सब ओयुआंग क्लैन के कारण हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारा क्लैन हर साल उनको प्रोटेक्शन फीस देता है। ये फीस समय के साथ बहुत बढ़ चुकी है और अब ये हमारे लिए एक परेशानी बन चुकी है। एमसी कहता है क्या उन लोगों ने फीस बढ़ाने लायक कोई काम किया है। गार्ड कहता है नहीं, उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हालांकि जब थर्ड यंग मास्टर उनके पास प्रोटेक्शन फी को कम करने के लिए बात करने गए थे तो उन्होंने उस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। हमारे गार्ड वाइस कैप्टन भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पीछे ओयांगू है। ओयांगू को जियांग विस्तार में सब जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। एमसी उससे कहता है अच्छा ऐसा है तो क्या मैं ओयांग क्लैन से निपट लूं तो ये सब हल हो जाएगा। गार्ड कहता है उनसे निपट लेना, लेकिन आपके फादर के बीमार होने के पीछे और एक कारण है। आपके सेकंड और थर्ड ब्रदर हमेशा आपस में स्वॉर्ड फाइट करते हैं। एमसी उससे कहता है अब मुझे ये मत कहना कि वो अपने गुस्से के कारण बीमार हुए हैं। गार्ड कहता है हाँ ये सही है। एमसी कहता है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो दोनों मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सामने तलवारबाजी करते हैं। गार्ड कहता है चिंता मत करिए यंग मास्टर, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एमसी कहता है मैं ऐसे बैठकर ये सब होते हुए देख नहीं सकता हूँ। एमसी खड़े होते हुए कहता है अब तुम ये लेटर लेके वापस जाओ, मैं खुद वहाँ जाकर देखूंगा। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के पास आते हुए कहता है यंग मास्टर पहले से बदल चुके हैं और उन्होंने मटी आर्ट भी सीखना चालू कर दिया है। उसके साथ ही हंसते हुए कहते हैं ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो निकम्मा मटी आर्टिस्ट बन चुका है, तो मैं तो महान मटीरियल मास्टर हूँ। अगर तुम मजाक के मूड में हो तो कोई अच्छा सा मजाक करो, जैसे हमारे वाइस कैप्टन का किसी के साथ चक्कर है। इतने में ही वाइस कैप्टन वहाँ पर आते हुए कहता है तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो और तुम क्या कह रहे हो कि यंग मास्टर पहले से बदल चुके हैं, तो यंग मास्टर वापस कब आ रहे। गार्ड कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा वो खुद यहाँ आ जाएगी। वाइस कैप्टन कहता है चलो यंग मास्टर यहाँ पर आ रहे तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथी कहते हैं क्या हमें सच में उनका स्वागत करना पड़ेगा। वाइस कैप्टन कहता है ये मत भूलो कि तुम उनके गार्ड हो। फिर हमें एमसी को उसके मेन क्लैन में आते हुए दिखाया जाता है। एमसी क्लैन के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने पैसे वाले होंगे। यहाँ आने से पहले मैंने अपने सर्वेंट को बता दिया था कि मैं अपने फादर से मिलने जा रहा हूँ। एमसी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है क्या मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उस दरवाजे पर कई गार्ड आ जाते हैं जो एमसी के आजू बाजू खड़े होकर एमसी का स्वागत करने लगते हैं। तभी वो वाइस कैप्टन एमसी से कहता है मैं इस ग्रुप का वाइस कैप्टन हूँ, मेरा नाम हान येओप है, क्या आपने मुझे पहचाना, आपको वापस देखकर अच्छा लगा। तभी वाइस कैप्टन का एक साथी अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या वाइस कैप्टन को इससे कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है, उसने हमेशा हम लोगों को नीची नजर से देखा है, क्या ये वापस हमें अपमानित करने की कोशिश करेगा। तभी एमसी अपने हाथों को जोड़कर उनका धन्यवाद करता है। तभी वो सब गार्ड ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने हमारा धन्यवाद किया। तभी वाइस कैप्टन कहता है यंग मास्टर मैं आपको आपके फादर के पास लेके चलता हूँ। ये कहकर वो यंग मास्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो सभी गार्ड पीछे खड़े होकर आपस में बात करते हुए कहते हैं तुमने सही कहा था, वो पहले से बदल चुका है, अब वो हमें एक साथी की तरह देख रहा है। तभी वो वाइस कैप्टन एमसी को एक रूम के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है और कहता है मैंने आपके फादर को पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। तभी एमसी उसका धन्यवाद करके अंदर जाने ही वाला होता है। तभी एमसी को पुकारते हुए वहाँ कोई आ जाता है। ये एमसी का थर्ड ब्रदर था। वो एमसी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या ये वही निकम्मा लीजिन नहीं है, ये अब पहले से अलग दिखाई दे रहा है और अब इसमें इतनी हिम्मत भी आ चुकी है कि ये मुझे घूरने लगा है। वाइस कैप्टन अपने मन में सोचता है क्या थर्ड मास्टर यहाँ फिर से फर्स्ट यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तभी वो उन्हें रोकते हुए कहता है आप दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया है। तभी थर्ड यंग मास्टर उस वाइस कैप्टन के चेहरे पर मारते हुए कहता है तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, क्या तुम मुझे भी इसकी तरह निकम्मा समझ रहे हो। तभी वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस सबक सिखाने की जरूरत है जिससे तुम मेरी आंखों में देखना भूल जाओ। इतना सुनते ही एमसी थर्ड यंग मास्टर के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। ये देखकर वो थर्ड यंग मास्टर और वाइस कैप्टन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो थर्ड यंग मास्टर घबराते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एमसी उसे कहता है मैं यहाँ आते वक्त बहुत ज्यादा ही खुश था। इतना कहते ही एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर देने लगता है। तभी यंग मास्टर कहता है तुम एक कमीने हो। एमसी उसे कहता है कमीने, हाँ तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो उसी रूम की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो फादर का रूम नहीं है। वो उस वाइस कैप्टन के पास आते हुए कहता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है। वाइस कैप्टन कहता है फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर में बहस हो रही है। सेकंड यंग मास्टर सोचता है क्या थर्ड यंग मास्टर फिर से फर्स्ट यंग मास्टर को परेशान कर रहा है। इतना सोचते ही वो चिल्लाते हुए कहता है उन्हें रोकने की बजाय आप सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। इतना कहते ही वो उन गार्ड को हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यह देखकर शॉक हो जाता है कि वहाँ थर्ड यंग मास्टर नहीं बल्कि फर्स्ट यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर को परेशान कर रहा था। इतने में ही एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओ तो हमारा सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है, जिस रूम में तीनों यंग मास्टर आपस में बात कर रहे थे। जहाँ थर्ड यंग मास्टर हाथों को ऊपर करके जमीन पर बैठा हुआ था। जहाँ सेकंड ब्रदर कहता है मैंने तुम्हारे आने की खबर सुनी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो। एमसी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पे ये क्या हुआ है, क्या थर्ड ब्रदर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इतना कहते ही एमसी थर्ड को और ज्यादा मानने लगता है और कहता है अगर तुम अगली बार फिर से मार खाना नहीं चाहते हो तो अपने ब्रदर को हैरान मत करना। थर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या हो रहा है, मैं इस जैसे कमजोर आदमी से मार खा रहा हूँ जो पहले मेरे सामने आने से भी डरता था। सेकंड ब्रदर कहता है क्या उस सेफ हाउस में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जो तुम इतना बदल गए हो। एमसी कहता है तो तुम्हें पता चल गया। इतना कहते ही एमसी की नजर पास में पड़े हुए कुछ स्क्रोल की तरफ जाती है, जिसे देखकर एमसी कहता है क्या है। सेकंड ब्रदर कहता है ये हमारे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की लिस्ट है। एमसी उस लिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस डॉक्टर गोंग सुंग यांग को किसने यहाँ रिकमेंड किया था। तो इन सभी लोगों को ओयांग हू ने ही रिकमेंड किया था। एमसी उन दोनों यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों में से कोई ओयुयांग क्लैन से मिला हुआ है तो मुझे अभी बता दो। वो दोनों यंग मास्टर घबराते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उस मर्चेंट ग्रुप के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं जिसे हमारे फादर ने इतना बड़ा किया है। एमसी कहता है ये सुनकर खुशी हुई। फिर एमसी सेकंड ब्रदर से पूछता है क्या सभी एल्डर कल होने वाले कॉन्फ्रेंस में आएंगे। सेकंड यंग मास्टर कहता है हाँ। यह सुनकर एमसी कहता है तो चलो फिर मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। इतना कहते ही एमसी वहाँ से जाने लगता है। सेकंड यंग मास्टर एमसी को रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है मैं फादर को देखने जा रहा हूँ। एमसी के जाने के बाद वो दोनों यंग मास्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तभी हमें किसी को कहते हुए दिखाया जाता है ग्रुप लीडर आपसे आपका एल्डर सन मिलने आया है। ग्रुप लीडर कहता है उसे अंदर आने दो। तभी हमें एमसी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी का फादर उसे कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन बाहर किसकी आवाज आ रही थी। एमसी कहता है नहीं बाहर कुछ नहीं हुआ था, मैंने सुना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण बीमार पड़ चुके हो। एमसी का फादर कहता है हाँ मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो, तुम्हारा फेस भी बदल चुका है, क्या तुम सच में लीजिन हो। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हुआ। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं अपने पहले वाली लाइफ में एक अनाथ था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि एक फादर होना क्या होता है, लेकिन लीजिन की मेमोरी से लगता है कि उसके फादर एक महान आदमी है। एमसी उसके फादर से कहता है आप इस बात की चिंता न करें, मैं आपको स्ट्रेस देने वाले कारण को खत्म कर दूंगा। एमसी का फादर कहता है क्या तुमने खत्म करना कहा। एमसी कहता है आप फिक्र मत करो। एमसी का फादर सोचते हुए कहता है ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एक दिन बाद का कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ओयांग हू को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथी बात करते हुए कहते हैं स्क्वाड लीडर क्या वो इनका फर्स्ट यंग मास्टर नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओयांग हू हंसते हुए कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एमसी का सेकंड ब्रदर कहता है तो चलो इसके बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी ओयांग हू अपना हाथ उठाते हुए कहता है मैंने सुना है कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है, मेरे पास कोई है जिसे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तभी वहाँ के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या इसे पता नहीं है कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप में पहले से ही आधे लोग ओयांग क्लैन के हैं, क्या इसे नहीं पता। तभी उस आदमी के चाय के कप पर कोई सुई को फेंकता है, ये ओयांग हू होता है। ओयांग हू कहता है क्या यहाँ कोई और है जिसे मेरे रिकमेंड से कोई प्रॉब्लम है। वहाँ खड़े सभी लोग अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। ये देखकर ओयांग हू कहता है तो यहाँ कोई नहीं है। तभी एमसी कहता है मुझे प्रॉब्लम है। ये कहकर एमसी खड़े होकर ओयांग हू की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है मेरे पास भी एक सजेशन
सजेशन है जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ। कैसा रहेगा हम तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह किसी और को रखें? यह सुनकर वहाँ के लोग शौक हो जाते हैं। ओयांगू के साथी कहते हैं, क्या ये मजाक कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे लीडर इस मर्चेंट ग्रुप की सुरक्षा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? तभी ओयांगू हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मेरे पद से हटाना चाहते हो? ये ऐसी बात नहीं है जो तुम कह सको। एमसी कहता है, ओ ऐसा है क्या? तभी वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके वहाँ पर एक टेबल पर मार देता है और कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी और उसके सेकंड ब्रदर के बीच हुई बात को दिखाया जाता है। सेकंड ब्रदर कहता है, क्या तुम ओयांगू को अपने पद से हटाना चाहते हो, इसीलिए तुम उस सभा में आना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें सच कहूँ तो हम सिर्फ एक व्यापारी है। वे लोग ऐसे लोग नहीं है जिसे हम उलझ सके। एमसी उसे कहता है, क्या तुम जानते हो जो लोग बिना कुछ करे अपने सामने वाले को अपने से ज्यादा ताकतवर मान लेते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार हमारे यूनहा मर्चेंट ग्रुप पर नजर डालो। क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि ये लोग हमें निगलने की कोशिश कर रहे हैं? सेकंड यंग मास्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाँ ये सही कह रहा है। तभी एमसी कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। आखिर मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। यह सब बातों को याद कर एमसी का सेकंड ब्रदर कहता है, तो संभाल लेने से तुम्हारा यह मतलब था? फिर हमें एमसी और ओयांग क्लैन के लोगों का सीन दिखाया जाता है। ओयांग क्लैन के लोग कह रहे थे, ये सब का क्या मतलब है? तभी हमें ओयांगू का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है, आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या ये पागल हो चुका है? तभी एमसी के गार्ड वहाँ आ जाते हैं। वो लोग एमसी को पीछे हटाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के खिलाफ तलवार बाहर निकालने की? एमसी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग अपने मालिक के सामने तलवार कैसे निकाल सकते हैं? क्या इन्हें मरने की इतनी जल्दी है? लेकिन मुझे गार्ड कैप्टन के बारे में बुरा लग रहा है कि मैंने उनके रिटायरमेंट के प्लान को खराब कर दिया। ओयांगू यह सुनकर शॉक हो जाता है। एमसी कहता है, तुमने जब मैं बीमार था तो मुझे मारने के लिए उस डॉक्टर को भेजा और मेरे भाइयों को आपस में लड़वाया। मेरे भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखकर मेरे फादर बीमार पड़ गए। क्या तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को भड़काया नहीं था? तुम बिना कुछ करे यूनहा मर्चेंट ग्रुप पर कब्जा करना चाहते थे। यह सुनकर ओयांगू हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। एमसी कहता है, वो डॉक्टर गोंगसुंग म्यांग जिसे तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था वो मेरे ही हाथों से मारा गया। यहाँ से ही तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया था। ओयांगू शौक होते हुए कहता है, क्या गोंगसुंग म्यांग तुम्हारे हाथों से मारा गया है? एमसी कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे एक ही अटैक में मार दिया था। यह सुनकर ओयांगू गुस्से में एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी ये देखकर कहता है, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। इतना कहकर एमसी भी उसकी तरफ अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराने के कारण दोनों ही पीछे चले जाते हैं। ओयांगू एमसी को फाइट करते देखते ही वो सोचता है, इसने मटीरियल आर्ट कब सीखी? ओयांगू के साथी ओयांगू को पीछे हटते हुए देख कर कहते हैं, क्या यंग मास्टर लीजिन ने उनके अटैक को ब्लॉक कर दिया? एमसी पीछे हटते हुए कहता है, गार्ड कैप्टन ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि आप ऐसे बीमार आदमी पे हमला कर रहे हैं जो अभी अभी ही ठीक होके आया है। यह सुनकर ओयांगू सोचता है, ये कमीना अपने आप को मेरे सामने महान साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ये सब लोगों के सामने हम दोनों एक डुअल करते हैं, क्यों ये ठीक रहेगा ना? यंग मास्टर कहता है, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, चलो एक लाइफ एंड डेथ बैटल करते हैं। ओयांगू कहता है, मुझे लगता है कि आप अपने आप को मेरे से अच्छा मटीरियल आर्टिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सामने किसी नौसिखिए से कम नहीं है। आपको लगता है इतने कम टाइम में आप एक अच्छे मटीरियल आर्टिस्ट बन सकते हैं? अभी भी आप में एक्सपीरियंस की कमी है। यह कहकर वो एमसी की तरफ अपनी तलवार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एमसी कहता है, तो तुम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? यह कहकर एमसी उसके अटैक से बचते हुए उसके पेट पर एक मुक्का मारते हुए उसे पीछे फेंक देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। यह कहकर एमसी उसकी तरफ अपनी फुटवर्क टेक्निक यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगता है। एमसी को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आते हुए देखकर ओयांगू अपनी तलवार को सामने की तरफ ले आता है और एमसी के अटैक से बचने लगता है। एमसी के अटैक से बचते हुए ओयांगू सोचता है, यह सही नहीं हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि
मैं किसी नौसिखिए मटीरियल आर्टिस्ट से लड़ रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अनुभवी मटीरियल आर्ट के मास्टर से लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। यह सोचकर ओयांगहू अपनी तलवार में अपनी एनर्जी डालते हुए कहता है, ये मेरी स्वॉर्ड आर्ट की थर्ड फॉर्म है, अब तुम इससे बच के दिखाओ। इतना कहते ही वो देखता है कि एमसी उसके पास आ चुका होता है। यह देखकर ओयांगहू शॉक होते हुए कहता है, ये यहाँ कैसे आ गया। तभी एमसी अपने मुक्के में एनर्जी केंद्रित करते हुए कहता है, अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। इतना कहते ही एमसी उसके चेहरे के नीचे हमला करके उसे हवा में ऊपर की तरफ फेंक देता है। यह देखकर एमसी के गार्ड और ओयांगहू के साथी भी शॉक हो जाते हैं। ये सब दूर से एमसी का फादर भी देख रहा था। वो एमसी को देखते हुए कहता है, मेरे बेटे ने मटीरियल आर्ट कब सीखी। तभी हमें ओयांगहू को जमीन पे पड़ते हुए दिखाया जाता है। ओयांगहू के साथी चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब तुम लोगों में से कोई और लड़ना चाहता है। तभी ओयांगहू के साथी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यंग मास्टर लीजिन, आप ये डुअल जीत चुके हो, लेकिन अब हम आपको एक और डुअल के लिए चैलेंज करते हैं, जो आपके यूनहा मर्चेंट ग्रुप और हमारे ओयांग क्लैन के बीच में होगा, और आपका यूनहा मर्चेंट ग्रुप इससे पीछे नहीं हट सकता है। तभी एमसी कहता है, वैसे भी मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और अभी जो भी कुछ हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, न कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप की। तभी एमसी का सेकंड ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हो। एमसी कहता है, ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है, मेरे फादर का है, मेरे उन गार्ड का है जिन्होंने मेरा स्वागत किया था, और उन सर्वेंट का है जिन्होंने मेरी बीमारी में सेवा की थी। तो हमारे ये मर्चेंट ग्रुप का कोई इरादा नहीं है जो तुम लोगों के हाथ का खिलौना बने। अगर तुम मेरी बात को समझ चुके हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम सबको यहाँ से निकालता हूँ। यह सुनकर एमसी के गार्ड और सर्वेंट खुश हो जाते हैं, और ओयांगहू के साथी गुस्से में दांत पीसते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आज जो भी कुछ हुआ है उसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। उनके वहाँ से जाते ही एमसी का वो गार्ड जिसका नाम मॉकिन है, वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने वो देखा, हमारे यंग मास्टर जीत चुके हैं। तभी एमसी अपने सेकंड ब्रदर को बुलाते हुए कहता है, मुझे एक एलिक्सर चाहिए। अभी जो कुछ मैंने किया है उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। सेकंड ब्रदर कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी का एलिक्सर लेके आता हूँ। यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें तीन आदमियों को बताया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या लीजिन वापस आ गया है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब लीजिन पहली बार यूनहा मर्चेंट ग्रुप में वापस आया था, जहां एमसी और वाइस कैप्टन कहीं पे जा रहे थे। तभी एमसी एक तरफ देखते हुए वाइस कैप्टन से पूछता है, क्या आपने खाना खा लिया। सुनते ही वाइस कैप्टन कहता है, नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ। एमसी कहता है, ओह अच्छा ऐसा है। कुछ लोगों के पास अपने काम के कारण खाने के लिए भी समय नहीं है, और कुछ लोग अपने काम के समय के दौरान बस आराम ही कर रहे हैं। यह सोचते हुए एमसी गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे इन्हें इनकी जगह से हटाना पड़ेगा। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें कसिनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दो लोग आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। उस तरफ देखो, क्या वो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर लीजिन नहीं है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो वहाँ आ चुका था। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि वो मर चुका है, चलो देखते हैं वो इस बार कितने रुपए उड़ाता है। तभी एमसी चलते हुए एक दरवाजे की तरफ जाने लगता है, जहाँ एक गार्ड खड़ा हुआ था, जो एमसी को देखते हुए कहता है, आपसे मिले हुए कितना समय हो गया था, क्या आप फिर से यहाँ पैसे उड़ाने आए हो। एमसी उसे अपने आप को हाथ लगाते हुए देखकर उसे अपने आप को हाथ लगाने से मना करता है, और कहता है, मुझे छुओ मत, वरना मेरे पे भी तुम्हारी तरह सुअर की चर्बी लग जाएगी। वो गार्ड ये सुनते ही कहता है, क्या तुमने सुअर कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इतने में ही एमसी वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ हमें उस कमरे में तीन लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से एक एमसी को देखकर कहता है, ओह तो तुम यहाँ आ चुके हो। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, उसका नाम चुल मिंगहो है, उसे एक चालाक लोमड़ी भी कहा जाता है। तभी उसके बाजू में खड़े हुए दो लोग भी एमसी का स्वागत करते हैं, जिसमें से एक का नाम युक जिम्बो और दूसरे का नाम युक मियांग था। चुल मिंगहो अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरा फ्रेंड है जो इतने दिनों तक बीमार था, अब वो हमें मिलने आया है, तो तुम उसे इतना भी नहीं पूछ सकते हो कि वो अभी कैसा है। तभी उसके साथी कहते हैं, इस बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। चुल मिंगहो कहता है, वो मेरा फ्रेंड है, उसके बारे में तुम्हें इतनी खबर तो होनी ही चाहिए। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या एक फ्रेंड। लीजिन और चुल मिंगहो बचपन से दोस्त रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लीजिन की तरफ से था। चुल मिंगहो
फोटो लीजिन के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए था। चुलमुंगो एमसी से कहता है तो चलो तुम इतने समय बाद यहाँ आए हो तो अब हम पार्टी करते हैं। चुलमुंगो अपने मन में सोचते हुए कहता है अच्छा हुआ ये वापस आ गया, नहीं तो मैं पैसे किसके पास से लूटता। तभी वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है इतने टाइम से सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलो। एमसी कहता है मैं सोच रहा था कि इतना कहते ही एमसी अपने मन में सोचता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो दोनों भाइयों की जरूरत है जो इसके पीछे खड़े हुए हैं। वो दोनों इसके साथ रहते हुए एक चोर बन चुके हैं, वो मेरे लिए इस चुलमुंगो से ज्यादा काम आएंगे। तभी चुलमुंगो अपने साथियों से कहता है क्या इसने मैं बोला वो सुना नहीं है। तभी एमसी कहता है पहले मुझे तिजोरी की चाबी दो। चुलमुंगो कहता है क्या तिजोरी की चाबी, क्या तुम्हें पैसा चाहिए। तभी एमसी कहता है तुम लोगों ने मुझे 1000 यांग को इस कसिनो में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स किया था, फिर तुम लोगों ने जो पैसे मेरे पास से लूटे थे और तुम लोगों ने जो मुझे मारा था उसका मेडिकल बिल को मिलाकर मुझे तुमसे 1 लाख यांग लेने हैं। यह सुनकर चुलमुंगो हंसते हुए अपने साथियों से कहता है क्या तुम लोगों ने वो सुना। इतना कहते ही चुलमुंगो खड़े होकर पीछे इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तिजोरी में सिर्फ 1 लाख यांग है, इसमें कई सोने और चांदी के आभूषण भी है। तभी वो एमसी के पास आते हुए कहता है लेकिन इसमें से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, लेकिन तिजोरी की चाबी मांगना इसका क्या मतलब है और तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं चुलमुंगो हूँ। इतना कहते ही वो एमसी के फेस पे मारते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है। तभी वो पीछे पलटते हुए अपने साथियों से कहता है इसकी थोड़ी पिटाई कर दो, शायद इससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। यह सुनकर उसके साथी एमसी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी एमसी कहता है ये सही है, मैंने तो इससे शांति से निपटने का सोचा था। यह कहकर एमसी अपने पास खड़े गार्ड के फेस पर अटैक करते हुए पीछे फेंक देता है। यह देखकर चुलमुंगो का दूसरा गार्ड हमला करने के लिए एमसी की तरफ आता है। एमसी उसके अटैक से बचते हुए उसके पैर पर एक किक मारता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर एमसी उन गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है मैंने ये सोचा नहीं था कि ये दोनों वापस खड़े हो जाएंगे। उन दोनों की कलाई और पैर की हड्डी टूट चुकी है, फिर भी इनकी आंखों में दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक असली सौदा होने वाला है। इतने में ही वो दोनों गार्ड एमसी की तरफ हमला करने के लिए आ जाते हैं। एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वो दोनों शौक होते हुए कहते हैं वो कहाँ गया। तभी एमसी उनके पीछे आते हुए उनके सर को पकड़कर आपस में ही भिड़ाते हुए कहता है अब ये खत्म हुआ। तभी वो चुलमुंगो की तरफ देखते हुए कहता है अब सिर्फ तुम बचे हो। यह देखकर चुलमुंगो शौक होते हुए कहता है ये क्या हुआ। तभी एमसी ताली बजाते हुए कहता है अब तुम क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्त चुलमुंगो। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चुलमुंगो कहता है अरे ये दोनों इतनी जल्दी कैसे हार गए। एमसी कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं आ रहे हो, चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। चुलमुंगो कहता है नहीं तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। चुलमुंगो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये मैं किससे डर रहा हूँ, आखिरकार ये वही डरपोक लीजिन है। यह सोचते हुए चुलमुंगो एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है जो पहले अटैक करेगा आखिर में वही जीतेगा। चुलमुंगो इतना कहता है इतने में ही एमसी उसकी तरफ टेबल फेंकता है और उस टेबल पर मुक्का मारकर उस टेबल की दूसरी तरफ खड़े चुलमुंगो के सर को पकड़ते हुए कहता है जो दूसरा अटैक करता है वही जीतता है। इतना कहते ही एमसी उसे बिजली के झटके देने लगता है। तभी हमें बाहर खड़े गार्ड का सीन दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहता है आज यहाँ सच में कोई मरने वाला है। फिर हमें वापस से चुलमुंगो का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी के बिजली के झटके खाकर जमीन पर गिर जाता है। एमसी चुलमुंगो के पास नीचे बैठते हुए कहता है मर तो नहीं गए। चुलमुंगो दर्द से कराते हुए कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ। चुलमुंगो अपने मन में सोचते हुए कहता है इसके साथ क्या हुआ है, क्या ये इतने टाइम से अपने आप को कमजोर दिखाने का नाटक कर रहा था या फिर इसने मेरे से बदला लेने के लिए मटिरी रात सीखी है। हाँ यही होगा, ये यहाँ मेरे से बदला लेने ही आया है। इतना सोचते ही चुलमुंगो भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है अरे दोस्त तुम्हें बस
बस तिजोरी की चाबी चाहिए, तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता दो। आखिरकार हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। एमसी कहता है दोस्त हाँ। चुलमुंगो कहता है हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं। चलो आओ इस बात पर गले मिलो। यह कहते हुए चुलमुंगो एमसी के गले लग जाता है और कहता है आज के बाद हम दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। इतना कहते ही चुलमुंगो कहता है हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर है। दोस्त क्या, आज से हम दोनों भाई है। इतना कहते ही वो अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है अरे तुम दोनों यहाँ आओ, आज से तुम इसे अपना बड़ा भाई मानोगे। इतना कहते ही चुलमुंगो अपने मन में सोचते हुए कहता है जब तुम इसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारी हर एक बात मान लेगा। एक बार में यहाँ से बाहर निकल जाओ, फिर मैं इसे देख लूंगा। एमसी उन दोनों गार्ड को बुलाते हुए कहता है एक बार आप किसी को अपना भाई कहते हैं तो वो जीवन भर के लिए होता है, क्या तुम्हें ये पता है। वो दोनों गार्ड चुलमुंगो की तरफ देखने लगते हैं। चुलमुंगो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अब हम दोनों भाई है। वो दोनों गार्ड यह सुनते हैं एमसी की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ अब से हम आपकी एक बड़े भाई की तरह सेवा करेंगे। एमसी कहता है तो चलो अब हम दोनों भाई है तो हमें हम दोनों में से बड़ा कौन है इसका फैसला करना होगा। तो तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, हम इस बात का फैसला करके तुम्हें बता देंगे। यह सुनते ही चुलमुंगो शौक होते हुए कहता है रुको ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो दोनों गार्ड वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब उस रूम में एमसी और चुलमुंगो के अलावा कोई और नहीं था। एमसी चुलमुंगो से कहता है तुमने उन दोनों भाइयों का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। एक अच्छे आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। चुलमुंगो कहता है तुमने मुझसे मेरा पैसा ले लिया और तुमने मुझे बिना वजह मारा और अब तुम मुझसे उन दोनों भाइयों को भी छीन लेना चाहते हो। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देते। एमसी कहता है तो तुम मरना चाहते हो। इतना कहते ही एमसी उसके चेहरे पर एक लात मारते हुए कहता है ये तुमने अच्छा किया मेरे दोस्त। इतना कहते ही एमसी उसे और मारने लगता है, कभी चेहरे पर कभी पेट में। तभी चुलमुंगो कुछ कहता है जो एमसी को सुनाई नहीं देता। एमसी उसे कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। चुलमुंगो कहता है मुझे मारना मत, मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देता हूँ। एमसी कहता है क्या कोई इस तरह अपनी जान की भीख मांगता है। चुलमुंगो कहता है क्या मुझे और अच्छे से कहना चाहिए क्योंकि हम दोनों दोस्त है। इतना सुनते ही एमसी उसे बाहर फेंक देता है। उसे बाहर गिरते हुए देखकर उसके वो दोनों गार्ड पूछते हैं क्या आप हार चुके हैं। चुलमुंगो कहता है हाँ मैं हार चुका हूँ, अब से लीजिन ही तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम अब उसकी ही सेवा करोगे। इतना कहते ही चुलमुंगो अपने मन में सोचता है ये बहुत शर्मनाक है, मैं अभी रो सकता हूँ। यह दोनों उस मर्चेंट ग्रुप में आराम से। तभी वो दोनों भाई कहते हैं हम समझ गए। चुलमुंगो उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों भाड़ में जाओ। तभी हमें चुलमुंगो को कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ खड़े लोग उसे देखते हुए कहते हैं क्या ये चुलमुंगो है, आज इसके साथ इसके वो दोनों गार्ड नहीं है, तो चलो इससे अपना हिसाब चुकता करते हैं। इतना कहते ही वो लोग चुलमुंगो को घेर लेते हैं। चुलमुंगो उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, तुम लोगों में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम लोग मुझे मारने चले हो। तभी वो लोग उसकी तरफ हमला करने जाने लगते हैं। उन्हें खुद की तरफ आते हुए देखकर चुलमुंगो कहता है क्या आज मैं यहाँ सच में मरने वाला हूँ। तभी उसके सामने किसी का हाथ आ जाता है जो वहाँ खड़े लोगों को पीछे फेंक देता है। तभी कोई कहता है तुम लोग उसकी आंखों में भी देख नहीं सकते थे और आज जब उसकी ऐसी हालत है तो तुम उसे मारने चले हो। अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। ये कहने वाला एमसी होता है। एमसी उन दोनों गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है यहाँ की सारी वैल्यूएबल चीजों को ले लो। एमसी को देखकर चुलमुंगो वहाँ से जाते हुए कहता है ये मेरे सामने कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। फिर वापस हमें एमसी और उन दोनों गार्ड का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों गार्ड चुलमुंगो को जिंदा छोड़ने के लिए एमसी का धन्यवाद करते हैं। एमसी उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये दोनों चुलमुंगो के लिए काम क्यों कर रहे थे। मैंने इसके बारे में पता किया तो कोई कहता है ये दोनों उससे डरते हैं, तो कोई कहता है ये दोनों उसके स्लेव है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। यह सोचकर एमसी हंसते हुए कहता है ये मेरी दूसरी जिंदगी है, लेकिन मैं फिर भी लोगों के दिल में क्या है उसे जान नहीं सकता। तभी हमें एमसी के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि छुप कर उन्हें ही देख रहा था, जो उन्हें देखते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, क्या वो लीजिन है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता।
तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के थर्ड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कहता है जब से लीजिन वापस आया है उस दिन से सब उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो अचानक से ढेर सारा पैसा लेकर आया है और पैसों के साथ वो दो लंबे आदमियों को भी लेके आया है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहते ही वो एक जगह पर देखते हुए कहता है वो क्या है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी में सामान लेकर आ रहा था। तभी हमें एमसी के सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है जो लाए गए सामान को ठीक से रखने के लिए कह रहा था। तभी एमसी का थर्ड ब्रदर वहाँ आते हुए सेकंड ब्रदर से पूछता है ये सब क्या है। थर्ड ब्रदर उन सब लाए गए सामान को देखकर खुश हो ही रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है ये सब मैंने ऑर्डर किया है। ये कहने वाला एमसी का फादर था। सेकंड ब्रदर उसके फादर को देखकर उनकी तरफ जाते हुए कहता है फादर आप अभी भी बीमार है, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। उसका फादर कहता है मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि मैं कमरे में से भी बाहर न आ सकूं। थर्ड ब्रदर अपने फादर की तरफ प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहता है आप इतने सारे एलिक्सर का क्या करोगे। इतना कहते ही वो अपने मन में सोचते हुए कहता है उस लीजिन ने तो सिर्फ एक ही एलिक्सर मांगा था, लेकिन फादर ने तो इतने सारे एलिक्सर खरीद लिए हैं। क्या इनमें से कुछ मेरे लिए भी है। तभी उसका फादर कहता है यह सब मैंने तुम्हारे बड़े भाई के लिए खरीदा है। यह सुनकर थर्ड ब्रदर शौक होते हुए कहता है क्या ये सब आपने सिर्फ उस लीजिन के लिए खरीदा है। उसका फादर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक एलिक्सर हमारी किस्मत बदल सकता है। हमने जो ओयांग क्लैन पर खर्च किया था उसके मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है। और मैंने अपने दूसरे ब्रांचेस में भी लेटर भिजवाकर उन्हें हाई क्वालिटी के एलिक्सर बाय करने के लिए कह दिया है। ओयांग हू को स्क्वाड टीम का कैप्टन के रूप में लाने वाला मैं ही था, तो मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। तभी वाइस कैप्टन कहता है ये आपका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, इससे यंग मास्टर एक महान वॉरियर बन जाएगी। एमसी का फादर कहता है ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अपना सारा पैसा लगा दूंगा। यह सब सुनकर थर्ड यंग मास्टर शॉक हो जाता है। यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें थर्ड यंग मास्टर को तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है, जो तलवार चलाते हुए कहता है मैंने जब फादर से अपने लिए एलिक्सर मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सिर्फ लीजिन की ही बात हो रही होती है, उसे एलिक्सर मिला और मुझे कुछ भी नहीं। इतना कहते ही वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, आखिर उसके साथ कैसा चमत्कार हुआ है। तभी हमें थर्ड यंग मास्टर के पीछे किसी को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जो थर्ड यंग मास्टर के पास आते हुए कहता है मैं वॉक करने जा रहा हूँ। थर्ड यंग मास्टर उसे देखते हुए कहता है अपने पीछे इतने बड़े पत्थर लेकर भागने को तुम वॉक करना कहते हो। वो भागने वाला आदमी लीजिन ही था। थर्ड यंग मास्टर लीजिन को देखते हुए कहता है ये निकम्मा सच में मेहनत कर रहा है। इतना कहते ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और अपनी तलवार को पकड़कर कुछ सोचने लगता है। फिर हमें थर्ड यंग मास्टर को ओयांग हू की स्वॉर्ड टेक्निक को कॉपी करते हुए दिखाया जाता है, जो उस टेक्निक को यूज करते हुए ओयांग हू और एमसी के बीच हुई बैटल को याद कर रहा था। तभी थर्ड यंग मास्टर को पीछे से कोई आवाज लगाता है, वो एमसी होता है। एमसी को देखकर थर्ड यंग मास्टर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम वॉक करने नहीं गए थे। एमसी उसे तलवार देते हुए कहता है तुम ओयांग हू की स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत अच्छे से कॉपी कर रहे हो। थर्ड यंग मास्टर कहता है ये मुझे कब से देख रहा था। इतना कहते ही वो उस तलवार को लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। एमसी उसे देखते हुए कहता है ओयांग हू का अटैक भी तुम्हारे अटैक की तरह कमजोर ही था। थर्ड यंग मास्टर पीछे पलटते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वो इतना कह ही पाता है, इतने में एमसी उसकी तरफ अटैक कर देता है। एमसी के अटैक से बचने के लिए थर्ड यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को सामने ले आता है। एमसी उससे कहता है तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया है। इतना कहते ही एमसी उससे दूर होते हुए कहता है एक बार मैं तुमसे डिस्टेंस बना लूं। इतना कहते ही एमसी उसे पीछे से लात मारते हुए कहता है तो तुम घबरा कर सिर्फ बचाव करते हो। एमसी की लात खाकर थर्ड यंग मास्टर नीचे गिरते हुए कहता है मुझे मारो, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं। इतना कहते ही थर्ड यंग मास्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है वो मेरी बात भी सुन नहीं रहा है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। इतना कहते ही वो एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी एमसी अचानक उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आते हुए कहता है जब लोग हारने लगते हैं तो अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकाल लेते हैं। इतना कहते ही एमसी अपना फिस्ट थर्ड यंग मास्टर के चेहरे के पास लाके रोक देता है। थर्ड यंग मास्टर एमसी के फिस्ट को अपना इतना पास देखकर घबरा कर नीचे बैठ जाता है और कहता है क्या अभी मैं मरने वाला था। अभी एमसी उसकी तरफ तलवार करते हुए कहता है ओयांग हू की वो टेक्निक
जिससे वो मुझ पर अटैक कर रहा था। अगर मैं उस टेक्निक से ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकता हूँ तो फिर कौन जीतेगा वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। यह कहते हुए एमसी थर्ड यंग मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपनी पास्ट लाइफ में ओयांगू जैसे आदमी से मिलता तो मैं उसे तलवार निकालने का भी समय नहीं देता। मेरी बॉडी में अभी उस ताकत के मुकाबले में आधी ताकत भी नहीं है जितनी ताकत मेरे पास फिश किंग के रूप में थी। तो इस वजह से मैं खुश नहीं हो सकता कि मैंने ओयांगू को हरा दिया है, लेकिन फिश किंग भी कुछ लोगों को हराने में नाकामयाब हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही एमसी अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को और जोर से पकड़ते हुए कहता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। इतने में ही कोई पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, फर्स्ट यंग मास्टर आपको कोई मिलने आया है। एमसी उस तरफ देखते हुए अपनी सर्वेंट से कहता है, अच्छा मैं अभी आता हूँ। यह कहकर एमसी थर्ड यंग मास्टर के सर पर टपली मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। थर्ड यंग मास्टर रोते हुए कहता है, अब ये तुमने किस लिए मारा। यहीं पे ये सीन कट होकर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी कहता है, ऐसी बकवास बातें मत करो, तुम कह रहे हो कि वो लीजिन मटीरियल आर्ट को जानता है। वो आदमी जो पहले लड़कियों के पीछे घूमता था अब वो एक फाइटर बन चुका है। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह कहते हुए वो उन लोगों को एक दिन पहले की बात बताने लगता है जिस दिन वो नशे में चुलमुंगो के गैम्बलिन हाउस के पास से गुजर रहा था। तब उसने देखा था कि एक आदमी चुलमुंगो के दोनों गार्ड को उस गैम्बलिन हाउस का सारा सामान यूनहा मर्चेंट गिल्ड में ले जाने के लिए कह रहा था। जब मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा तो वो लीजिन था। दूसरा आदमी कहता है, फिर क्या हुआ। तो वह आदमी कहता है, मैंने उस टाइम पर कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इस वजह से मुझे उल्टी होने लगी थी। जब मैंने दोबारा वहाँ देखा तो वो चला गया था। दूसरा आदमी कहता है, तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, चलो अब जाने भी दो, अभी हम उसे देखकर पता लगा लेंगे कि ये सच कह रहा है या नहीं। ना कहते ही वो लोग एक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। उस रूम के अंदर एमसी और चुलमुंगो के वो दोनों गार्ड एक सीरियस फेस बनाकर बैठे हुए थे। वो लोग उन तीनों का फेस देखकर वापस दरवाजा बंद कर लेते हैं और उस रूम के बाहर खड़ी सर्वेंट को पकड़कर कहते हैं, क्या यही तुम्हारा यंग मास्टर है। उनमें से एक आदमी कहता है, क्या मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी जो मुझे लीजिन ऐसा दिखाई दे रहा है। तभी लीजिन उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए अपनी सर्वेंट से उन दोनों गार्ड को डाइनिंग टेबल पर ले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर उसके सर्वेंट उन दोनों गार्ड को वहाँ से लेकर जाने लगती है। यह सब देखकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर एमसी उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, तुम लोग बाहर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो अब अंदर आ जाओ। एमसी को इस तरह खुद को बुलाते हुए देखकर वो तीनों घबराने लगते हैं। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के दोस्तों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक का नाम सीमा ग्यू, दूसरे का नाम जी जी रियांग और तीसरे का नाम गुयुंग, और एमसी उनके ग्रुप का चौथा सदस्य था। ये चारों शराब और औरतों के पीछे पागल है। जब इन्होंने अपने दोस्त की वापस आने की खबर सुनी तो ये लोग अपने दोस्त को मिलने चले आए। फिर हमें इन चारों दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। एमसी उन्हें देखते हुए कहता है, चलो ये लोग चुलमुंगो जैसे नहीं है, ये लोग लीजिन के साथ शराब पीते थे और ऑटो के बारे में बातें करते थे। तभी एमसी को कोई आवाज देता है। एमसी उस तरफ देखता है तो जी जी रियांग कहता है, हमने सुना था कि तुम वापस आ गए हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। एमसी कहता है, अभी ठीक है। जो जुरियांग कहता है, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। तभी गुयुंग एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उस दिन तुम्हें ही देखा था, क्या तुमने सीक्रेटली ट्रेनिंग करी है। तभी उनका तीसरा साथी सीमा ग्यूक एमसी को देखते हुए अपने मन में कहता है, आप अकेले में ट्रेनिंग करके कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते हो जिस स्तर पर इसने अपने मटेरियल आर्ट को पहुंचा दिया है। तभी एमसी का एक दोस्त कहता है, हमने ये अफवाह सुनी थी कि तुमने ओयांगहू को हरा दिया है, तुमने ये मटेरियल आर्ट किससे सीखी है। एमसी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका एक दोस्त कहता है, हमने तो तुम्हें पहली बार में पहचाना ही नहीं था। एमसी उन्हें कहता है, लीजिन मर चुका है। यह सुनकर उसके वो तीनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त बात को बदलते हुए कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो। एमसी कहता है, अभी मुझे अपने मर्चेंट ग्रुप में बहुत काम करना है। इतना
इतना कहते ही एमसी उन्हें सीरियस नजर से देखते हुए कहता है, वैसे भी मुझे अभी ताकतवर बनने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। एमसी को अपने आप को ऐसी नजर से देखते हुए उसके दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या हम किसी गलत कमरे में आ गए हैं? तभी एमसी का तीसरा दोस्त एमसी को देखते हुए एमसी और उसके बीच हुई बातों को याद करने लगता है, जहाँ लीजिन उससे कह रहा था, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। लगता है इस बार फादर मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं। लीजिन को इस तरह उदास देखकर उसने लीजिन से कहा था, मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो यह अच्छा है, इस टाइम में तुम अपने आप को चेंज कर लो। लीजिन कहता है, चेंज? हाँ, ये एक अच्छा उपाय है। तभी वापस हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीमा ग्यूल एमसी के कप में शराब डालते हुए कहता है, तो तुमने अपने आप को बदल लिया है। यह सुनकर एमसी और उसके वो दोनों दोस्त उसे ही देखने लगते हैं। तभी जी जिरियांग कहता है, तो चलो इस बात पर हमें जश्न मनाना चाहिए। एमसी उन्हें देखते हुए सोचता है, तो लीजिन के पास भी दोस्त कहलाने वाले लोग हैं। यह सोचकर एमसी उनके कप में शराब भरते हुए कहता है, मैंने तो अपने आप को बदल लिया है, तो अब तुम लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वो तीनों हंसते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हम इतनी आसानी से बदलने वाले थोड़ी है। यह सुनकर एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, चलो अब बातें बंद करो, अब हम पार्टी करते हैं। यह कहकर वो चारों अपने अपने कप को आपस में टकराते हैं। तभी जी जिनियांग अपने कप में देखते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है, हम एक कुएं के मेंढक जैसे थे, लेकिन हम में से एक पहले ही कुएं के बाहर निकल चुका है और अब वो दुनिया देखने लगा है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों एमसी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए गुयुंग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम पहले की तरह पार्टी नहीं कर पाएंगे। तभी सीमा ग्यूब कहता है, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तभी जी जिरियांग कहता है, क्या तुम्हें कोठे पर जाना है? सीमा ग्यूब चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ आदमी, तुम बहक गए हो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जी जिरियांग कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं हूँ, मैं परीक्षा देने में कमजोर हूँ। तभी गुयुंग कहता है, क्या तुम लोग और शराब पीना चाहते हो? तो स्वीट सेंट हाउस के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ से हमें स्वीट सेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओयांगहू का एक साथी एक आदमी के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो आदमी अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, क्या ओयांगहू मर चुका है? फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है, जो डेंटी सेक का सेक मास्टर है। उसका नाम ये ओम जिसांग है। ये ओम जिसांग ओयांगहू के साथी से कहता है, क्या यूनहा मर्चेंट ग्रुप का वो यंग मास्टर इतना ताकतवर है? ओयांगहू का साथी कहता है, हाँ, उसने कैप्टन को बहुत आसानी से हरा दिया था। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब एमसी ने ओयांगहू को हराया था। तब ये लोगों के सामने एमसी एक मॉन्स्टर की तरह खड़ा था। यह सोचकर ओयांगहू का साथी कहता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये ओम जिसांग कहता है, तो मुझे ये बताओ उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? ओयांगहू का साथी कहता है, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। ये ओम जिसांग कहता है, ये बहुत शर्मनाक है कि एक तलवारबाज एक ऐसे यंग मटीरियल आर्टिस्ट से हार गया जो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। ओयांगहू का साथी कहता है, अब हमें बदला लेना होगा। ये ओम जिसांग कहता है, हम ऐसे ड्यूल का बदला कैसे ले सकते हैं जो बिल्कुल फेयर था? हम कोई डाकू नहीं है। ओयांगहू का साथी कहता है, लेकिन आप दोनों तो दोस्त है। वो इतना कहता ही है, इतने में ये ओम जिसांग अपनी तलवार से ओयांगहू के साथी का गला काटते हुए कहता है, आखिर मरे हुए से दोस्ती कौन रखता है? यह कहते हुए वो अपने साथियों से ओयांगहू के साथी की लाश को बाहर ले जाने के लिए कहता है। यह सब देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की घबरा जाती है। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर ये ओम जिसांग उसके पास जाकर माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। यह कहकर वो अपने साथियों से कहता है, तो यूनहा मर्चेंट ग्रुप ने टैक्स देने से मना कर दिया है और उन्होंने ओयांगहू को भी मार डाला है, तो हमें इसे किस तरह लेना चाहिए? उसका साथी कहता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें एक सेक की तरह देखने से इनकार कर दिया है। ये ओम जिसांग कहता है, मैंने भी यही सोचा था। तभी उसका दूसरा साथी कहता है, क्या हमें उन्हें मार डालना चाहिए? ये ओम जिसांग कहता है, हम लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। तभी उसका एक और साथी कहता है, तो हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। तभी हमें दरवाजे से एमसी के उन तीनों दोस्तों को आते हुए दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, हमें हमारे एक दोस्त को बदलते हुए देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दूसरा दोस्त कहता है, हम यहाँ सिर्फ एक बोतल शराब पीने आए हैं। इतने में
ही ये ओम जिसांग उनके पास से निकलते हुए अपने साथियों से कहता है, मुझे यूनहा मर्चेंट ग्रुप का सारा पैसा चाहिए। उसके मुंह में से यूनहा मर्चेंट ग्रुप का नाम सुनकर एमसी का एक दोस्त जिसका नाम सीमा ग्युक था, वो उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी ये ओम जिसांग बातें करते हुए कहता है, यूनहा मर्चेंट ग्रुप के लीडर के पास बहुत सारा पैसा है, तो सोचने वाली बात है कि उनके लिए उनके यंग मास्टर की कीमत कितनी होगी। यह सुनकर सीमा ग्युक शॉक हो जाता है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है, तो क्या हुआ, इसके लिए तुम मेरे पास लौटते हुए आए हो? सीमा ग्युक हाँफते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वे लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। यह कहकर वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है, वैसे भी अभी तुम्हारे पास गार्ड्स की कमी है। एमसी उसकी बात सुनकर सोचता है, डेंटी से मुझे मेरे गार्ड ने कहा था कि वे लोग ओयांगू के साथ मिले हुए हैं। यह सोचकर एमसी सीमा ग्युक से कहता है, वे लोग अभी कहाँ हैं? सीमा ग्युक कहता है, वे लोग उनके बेस पर होंगे। यह सुनकर एमसी उसे अंदर बुलाकर एक काले कपड़े को पहनने के लिए देता है। सीमा ग्युक कहता है, ये क्या है और अभी हम कहाँ पर है? एमसी कहता है, यहाँ गार्ड अपना सामान रखते हैं। और क्या तुम्हें डेंटी सेक तक जाने का रास्ता मालूम है? तो मुझे जल्दी से रास्ता दिखाओ, हमें ब्रेकफास्ट का टाइम होने से पहले आना होगा। सीमा ग्युक कहता है, क्या उनका बेस और वहाँ सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं? एक मिनट रुको, वहाँ पूरे डेंटी सेक के लोग होंगे। एमसी कहता है, यही कारण है कि हम पहले अटैक करने जा रहे हैं। यह कहकर एमसी सीमा ग्युक से कहता है, चलो अब मुझे रास्ता दिखाओ। यहाँ से सीन कट होकर हमें डेंटी सेक के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी और सीमा ग्युक पहुँच चुके थे। जहाँ एमसी डेंटी सेक के बेस पर खड़े गार्ड्स को देखकर सीमा ग्युक के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है ना कि ये वही जगह है? सीमा ग्युक कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। एमसी कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। सीमा ग्युक कहता है, क्या तुम मुझसे इतना ही चाहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ? एमसी कहता है, और क्या? सीमा ग्युक एमसी से कहता है, अंदर बहुत सारे गार्ड्स है, तो तुम अंदर कैसे जाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? एमसी यह सुनकर अपना सर नीचे करते हुए कहता है, आज के लिए हम इतना कहते ही एमसी वहाँ के गेट को लात मारकर खोलते हुए कहता है, इसे हम मेरी पास्ट लाइफ की स्टाइल में करेंगे। एमसी के इतना कहते ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, जब एमसी फिश किंग था तो वो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटा था, तब भी नहीं जब वो एक अनाथ बच्चा था। ये सब के कारण ही उसने फिश किंग की उपाधि प्राप्त की थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब एमसी ने डेंटी सेक के बेस के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया था। डेंटी सेक के गार्ड एमसी को इस तरह आते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है, फिश किंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हमेशा लड़ाई करने में आनंद आता था। यह सोचकर एमसी डेंटी सेक के लोगों के बीच जाते हुए एक आदमी से कहता है, तुम्हारा सेक लीडर कहाँ पे है? वो आदमी गुस्से में एमसी को देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो कि तुम इस तरह यहाँ पर आके हमारे लीडर के बारे में पूछोगे और हम बता देंगे? वो इतना कह ही पाता है, इतने में एमसी उसकी गर्दन अपने हाथों से पकड़कर मोड़ते हुए कहता है, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। एमसी को इस तरह डेंटी सेक के गार्ड को मारते हुए देखकर वहाँ खड़े दूसरे डेंटी सेक के गार्ड एमसी की तरफ हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है, यहाँ इतना शोर कौन कर रहा है? फिर हमें उस आदमी को ठीक से बताया जाता है, तो वो आदमी ये ओम जिसांग था। ये ओम जिसांग कहता है, ये यंग मैन कौन है? एमसी उससे कहता है, मैं एक असासियन हूँ। और क्या तुम इस सेक के लीडर हो? ये ओम जिसांग कहता है, अगर मैं यहाँ का लीडर हुआ तो तुम क्या कर लोगे? यह कहकर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, पहली बार मैं किसी असासियन को सामने के दरवाजे से आते हुए देख रहा हूँ, आखिर यह आदमी कौन है? तभी वो एमसी के हाथ की तरफ देखते हुए पास की बात याद करने लगता है, जब उसने ओयांगू के साथी से पूछा था कि ओयांगू को मारने वाले ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था, तो उसने कहा था कि वो सिर्फ अपने हाथों से फाइट कर रहा था। यह सोचकर ये ओम जिसांग कहता है, रुको, क्या तुम यूनहा मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर हो? एमसी कहता है, अगर मैं हुआ तो तुम क्या कर लोगे? ये ओम जिसांग कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह मेरे पास आ जाओगे। यह
कहकर वो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, अब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो अब मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यह कहकर वो एमसी की तरफ एक जाल को फेंक देता है। एमसी उस जाल से बचते हुए सोचता है, मैं बहुत टाइम के बाद एक पूरे ग्रुप से लड़ने वाला हूँ। यह सोचकर एमसी उसी जाल को पकड़ते हुए कहता है, मेरे शरीर को मैं अभी भी मेरी पास्ट लाइफ की तरह यूज नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर वो उसी जाल से ये ओम जिसांग के साथियों पर हमला करते हुए कहता है, लेकिन इसमें मजा आने वाला है। यह कहकर वो उसी जाल को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए वहाँ खड़े डेंटी सेक के गार्ड को मारने लगता है। बचे हुए गार्ड घबराते हुए कहते हैं, वो बिना हथियार के इस तरह कैसे फाइट कर रहा है? ये आदमी कौन है? क्या ये एक मॉन्स्टर है? तभी हमें एमसी को डेंटी सेक के बहुत सारे गार्ड्स की लाशों के बीच खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी एमसी पर कोई तीर से अटैक करता है। वो तीर एमसी के नकाब को चीरते हुए एमसी के फेस पर एक स्क्रैच मार देता है। एमसी अपने फेस पर लगे खून को पोंछते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह के किसी हथियार का इस्तेमाल करोगे। ये ओम जिसांग कहता है, मैं ज्यादातर ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इसका इस्तेमाल करूंगा। वो इतना कहता ही है, इतने में उसके गार्ड एमसी के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। ये ओम जिसांग कहता है, भले ही तुम अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? वो इतना कहता ही है, इतने में उसके गार्ड एमसी के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। एमसी मन में सोचते हुए कहता है, उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि इसमें उसके लोगों को भी चोट लग सकती है। तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज लगाते हुए उसकी तरफ एक चाकू फेंककर उसे पकड़ने के लिए कहता है। एमसी उस चाकू को पकड़कर उन सभी तीरों की तरफ हमला कर उन्हें रोक देता है। एमसी को इस तरह अपने तीरों को रोकते हुए देखकर ये ओम जिसांग मन में सोचते हुए कहता है, क्या उसने सिर्फ एक चाकू से उन सभी तीरों को रोक दिया? एमसी पीछे पलटते हुए सीमा ग्युक को कहता है, तुमने ये अच्छा किया। यह कहकर एमसी उस चाकू को ये ओम जिसांग की तरफ फेंक देता है। वो चाकू ये ओम जिसांग की गर्दन पर एक कट मार देता है। एमसी उसे कहता है, मैं भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल किया है। ये ओम जिसांग अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए अपने साथियों से कहता है, तुम लोग रुक क्यों गए हो? इस पर हमला करो। एमसी ये ओम जिसांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मेरी असली ताकत मेरी मुट्ठी है। एमसी को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आते हुए देखकर ये ओम जिसांग अपनी बाजू में खड़ी लड़की को अपने सामने ले आता है। एमसी अपनी मुट्ठी में बिजली लाते हुए उस पर हमला कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि एमसी ने उस लड़की पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसके बाजू में खड़े ये ओम जिसांग के आदमियों पर हमला किया था। एमसी उस लड़की को पकड़कर उसे साइड में हटाते हुए कहता है, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। एमसी को इस तरह अपने साथियों को मारते हुए देखकर ये ओम जिसांग घबराते हुए कहता है, ये किस तरह का आदमी है? अगर ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है तो इसे एक यंग मैन की तरह होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से फाइट कर रहा है जैसे इसने अनगिनत वॉर लड़ी है। एमसी ये ओम जिसांग को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए कहता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये ओम जिसांग घबराते हुए एमसी से कहता है, रुको यंग मास्टर, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। यह सुनकर एमसी उसके चेहरे पर लात मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हर इंसान की कीमत होती है? यह बोलकर एमसी उसके पीछे पड़े हुए कॉइन को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे अपने पास रखो। यह कहकर एमसी उसके सीने में वो कॉइन के साथ अपने हाथों को घुसा देता है। यह सब देखकर एमसी का दोस्त और वहाँ खड़ी लड़की शॉक हो जाती है। एमसी उसके सीने में से अपने हाथ बाहर निकालते हुए कहता है, तुम कमीने आदमी। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।